नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के लिए हम राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की, जिसके अंदर 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा अध्याय हम शुरू करेंगे आज। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, यानी राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न इस अध्याय में मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। चाहे आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात, यानी राजस्थान के अंदर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उसके पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियाँ राजस्थान की खराब हो चुकी थी और सामाजिक परिवर्तन भी धीरे धीरे आने लगा था परिस्थितियों में। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। यानी जो राजा महाराजा थे, शासक थे, वो अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगे और अपने आप को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश, यानी क्योंकि जनता से अब शासक का सीधा संबंध नहीं रहा था, यानी किसानों से और जनता से शासक का संबंध दूर हो चुका था अंग्रेजों के संरक्षण के कारण। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे, यानी जो गाँव में छोटे मोटे उद्योग धंधे चलते थे वो अंग्रेजों की नीतियों के कारण धीरे धीरे बर्बाद होने लगे और भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। अब जो उद्योग धंधे करते थे, छोटे मोटे कुटीर उद्योग, उनको भी अब कृषि कार्य में लगना पड़ा, तो भूमि पर आश्रित जनसंख्या बढ़ने लगी। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। यानी बहुत सारे किसानों को कृषि कार्य के ऊपर निर्भर रहने से किसानों में असंतोष बढ़ता गया और परिणाम ये हुआ किसान आंदोलन होने लगे। शुरुआत करेंगे हम बिजोलिया किसान आंदोलन से बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो ध्यान रखिए आप, बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ये मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार की थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों से पलायन कर सकते थे। यानी इस क्षेत्र की भौगोलिक सीमा बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते, यानी जा सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। तो बिजोलिया के अधिकतर लोगों का कार्य क्या था? कृषि कार्य था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। तो बिजोलिया के अंदर अधिकतर धाकड़ जाति के लोग रहते थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, यानी खेतीबाड़ी अपने परिश्रम से करते थे। जाति के रूप में वे संगठित थे, यानी धाकड़ जाति संगठित रूप से रहते थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। पंचायत का जो फैसला होता था वो सभी धाकड़ लोग मानते थे। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण, ध्यान रखिए आप, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। तो प्रथम चरण में नेतृत्व बिजोलिया आंदोलन का किसने किया था? स्थानीय लोगों ने। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से आरंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। यह आंदोलन का काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण में जो संचालन हुआ वो राष्ट्रीय स्तर के योग्य अनुभवी व्यक्तियों ने इसका संचालन किया। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। और तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। यानी तीसरा चरण अंतिम चरण था जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाना के हजारों किसान एक मृत्युभोज के अवसर पर गिरधरपुर गांव में एकत्रित हुए। मृत्युभोज उस समय भी चलता था, तो यहाँ पे एक कार्यक्रम में इकट्ठे हुए गिरधरपुर गांव में। यहाँ के ठिकानेदार के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया। यानी इस मृत्युभोज में जो ठिकाने के अत्याचार और शोषण से किसान परेशान थे, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। और उन्होंने विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि उदयपुर यानी मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह, उनसे भेंट की जाए और न्याय के लिए पुकार की जाए कि किसानों के ऊपर जागीरदार अत्याचार करते हैं, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता एवं उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला।
यानी रियासत मेवाड़ रियासत ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी निष्क्रियता उदासीनता के कारण बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा हुआ था, यानी विभिन्न प्रकार के लाग यानी टैक्स लगे हुए थे किसानों के ऊपर। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंचल में एक नया चबरी कर लगा दिया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर के 1930 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में एक नया कर, कौन सा, चबरी कर लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना लिखा है ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। यानी चबरी कर क्या होता था, ध्यान रखिए आप, कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की का जो विवाह करवाना था उसके लिए 13 रुपये देना पड़ता था, ठिकाने को जमा करवाना पड़ता था। कहीं कहीं 5 रुपये भी लिखा मिलता है। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त हो गया। यानी जो चवरी कर लगाया था जिसके कारण ये अपमानजनक समझकर यहाँ के किसानों में रोष व्याप्त हो गया और किसानों ने इसका मूक विरोध किया, यानी बिना बोले ही विरोध किया। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं को विवाह ही नहीं किया। यानी इस चवरी कर के कारण किसानों ने अपनी कन्याओं को विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, यानी राव कृष्ण सिंह ने कुछ रियायत दे दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। लेकिन किसान फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और वो अपनी शक्ति इकट्ठी करने लगे। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। यानी राव कृष्ण सिंह का देहांत हो गया और उनके कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। उनके स्थान पर उनका निकट का संबंधी यानी उनका रिश्तेदार पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बन गया और उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। यानी बिजोलिया का जो नया शासक बना था पृथ्वी सिंह, उसने तलवार बंदाई नाम से नई टैक्स लेने की प्रथा लागू कर दी किसानों पर। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान जनता से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रूप अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। लेकिन किसानों ने तलवार बंदाई का विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रूप अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवामुक्त कर दिया, क्योंकि उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सीताराम दास। तो ठिकाने के पुस्तकालय यानी पुस्तकालय में नौकरी कर रहे थे तो इनको सेवा मुक्त कर दिया, यानी इनको हटा दिया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, यानी बहुत कम उम्र थी अल्पवयस्क केसरी सिंह की। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ आर्ट्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। इसके हालात जस के तस रहे, यानी फिर भी हालात जैसे के तैसे रहे। इन हालातों में इस प्रकार आंदोलन का प्रथम चरण पूर्ण हुआ, यानी पूरा हुआ। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ जब 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम इनका भूप सिंह था, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। यानी बिजोलिया आंदोलन से भूप सिंह कब जुड़े, ध्यान रखिए आप, 1916 ईस्वी में इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था और विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया, यानी किसानों को इकट्ठा किया और आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारण सभा का गठन किया। तो ध्यान रखिए आप, बिजोलिया में विद्या प्रचारण सभा का गठन किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक ने, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय की स्थापना की, लाइब्रेरी की, एक पाठशाला की और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बनाए गए। यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियाँ होती थी। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, तो माणिक्यलाल वर्मा जो मेवाड़ के रहने वाले थे, इस समय बिजोलिया के ठिकाने में कर्मचारी के पद पर कार्य थे, यानी ये यहाँ पे नौकरी करते थे। पथिक के संपर्क में आए, यानी माणिक्यलाल वर्मा भी विजय सिंह पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। तो माणिक्यलाल वर्मा जब विजय सिंह पथिक के संपर्क में आए तो उन्होंने भी नौकरी से अवकाश ले लिया, नौकरी छोड़ दी। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली, यानी माणिक्यलाल वर्मा ने विजय सिंह पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ले ली। पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। तो माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास किससे जुड़ गए, विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और विजय सिंह पथिक ऊपरमाल यानी भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे विजय सिंह पथिक। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए आप, विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था, महात्मा जी। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे, यानी यहाँ की जनता, यहाँ के किसान विजय सिंह पथिक के आदेशों के लिए
सदैव तत्पर रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे, यानी विजय सिंह पथिक को पता चल चुकी थी कि किसानों की दुर्दशा कैसी हो रही है। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया, यानी किसान आंदोलन को सक्रिय लगातार चलाने का निर्णय लिया। और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। तो ध्यान रखें आप, 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस यानी रक्षाबंधन से 15 दिन पहले श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती। तो उस दिन हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल यानी भीलवाड़ा क्षेत्र में जो उपजाऊ क्षेत्र था ऊपरमाल, वहाँ पे ऊपरमाल क्षेत्र में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया, यानी विजय सिंह पथिक ने किसानों से आह्वान किया कि युद्ध के लिए कोई चंदा नहीं दिया जाएगा। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे, बेगार यानी बिना पैसों के काम नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। तो गोविंद निवास जो गांव था, वहाँ के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार यानी बिना पैसे के काम करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुँचने लगे। तो यहाँ पे किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया आने लगे। तो इसकी डर की वजह से किसानों के प्रशासक भयभीत हो गए और उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र और प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनसे विजय सिंह पथिक ने संपर्क किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया। प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के जो प्रताप समाचार पत्र था उसमें स्थायी स्तंभ किसके बारे में दे दिया? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। अब धीरे धीरे बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा था। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। विजय सिंह पथिक को बम्बई बुलाया। किसने? महात्मा गांधी ने। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। तो ध्यान रखिए आपके, गांधी जी ने किसको ऊपरमाल क्षेत्र के किसानों की स्थिति जांचने के लिए बिजोलिया भेजा था? तो उनके निजी सचिव थे महादेव भाई। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा और गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा और अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में, और जो 1921 ईस्वी के भयंकर रूप ले चुका था असहयोग आंदोलन। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। अब अंग्रेजों ने भी निर्णय ले लिया था कि बिजोलिया आंदोलन को समाप्त किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव अगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंसन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ। ध्यान रखिए आप, 11 फरवरी 1922 को ठिकाने यानी बिजोलिया ठिकाने और किसानों के बीच समझौता संपन्न हुआ और एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकार कर लिया और समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई, यानी किसानों को छूट दे दी गई बहुत सारी, यानी 32 प्रकार की लागतें बिजोलिया किसानों की समाप्त कर दी। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हो गया। तो 1922 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी। तो बिजोलिया का जो जागीरदार था उसने दोबारा से उल्लंघन कर दिया समझौते का और किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी, लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा और मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। तो बिजोलिया के अंदर मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। विजय सिंह पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा।
20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से जुड़ न जाए, क्योंकि उस समय मेवाड़ प्रजामंडल भी प्रसिद्ध हो रहा था, तो किसान इससे न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य, तो ध्यान रखिए आप, 1941 में मेवाड़ के दीवान कौन थे? टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री थे उस समय मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। तो मोहन सिंह मेहता ने जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने बिजोलिया के किसानों और नेताओं से बातचीत की और किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। 1941 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। बेगू किसान आंदोलन मेवाड़ 1921 ईस्वी। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बेट बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। यानी बेगू के किसानों को जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? बिजोलिया किसान आंदोलन से, क्योंकि बिजोलिया में किसान आंदोलन होता तो बिजोलिया किसान आंदोलन के माध्यम से उनकी मांगे पूरी कर दी गई। तो बेगू के किसानों ने भी सोचा कि हमारे ऊपर भी अनावश्यक और अत्यधिक बहुत सारी लाग बाग और बेट बेगार है और सामंतों का जुल्म हमारे ऊपर किया जाता है। तो उन्होंने रामनारायण जी चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। बेगू के किसान 1921 में मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। ध्यान रखिए आप, बेगू के किसान मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर कब एकत्रित हुए थे? तो 1921 में। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद भी हुए। तो ध्यान रखिए कि रूपाजी और कृपाजी कौन से आंदोलन से संबंधित थे? बेगू किसान आंदोलन से। लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानदारों ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचल ला गया। तो बेगू किसान आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया गया, यानी किसानों की मांग नहीं मानी गई, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। और बेगू के जो ठाकुर अनूप सिंह थे, तो ध्यान रखिए आपके बेगू के अंदर जो किसान आंदोलन होता 1921 में, उस समय बेगू के ठाकुर कौन थे? तो अनूप सिंह थे। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बोल्शेविक समझौता किन किन के बीच हुआ? तो बेगू के जो ठाकुर थे अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य। या फिर बोल्शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यह 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। यानी 5 जातियाँ थी जो पांचों जातियाँ खेती करती थी और समान यानी बराबर रहते थे। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। तो ध्यान रखिए आपके भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1931 में, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व यानी टैक्स में वृद्धि कर दी गई, बढ़ा दिया गया टैक्स। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। तो जो भू राजस्व था यानी टैक्स था, वहाँ के लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। तो यहाँ के यानी भरतपुर के जो लंबरदार थे उन्होंने जो टैक्स बढ़ा दिया गया था भरतपुर के किसानों के ऊपर, उसका विरोध शुरू कर दिया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार, तो ध्यान रखिए भोजी लंबरदार कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। यह आपके 28 फरवरी 2025 को रीट पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भोजी लंबरदार के नेतृत्व में कितने 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हो गए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए और नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। मेव किसान आंदोलन। अगर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप दिया। तो ध्यान रखिए मेव किसान आंदोलन किससे संबंधित है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र से। और इस किसान आंदोलन को संगठित करने का काम किसने किया? मोहम्मद हादी ने। कब? 1932 में। अलवर के किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खां द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए आप, अलवर के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुड़गांव के चौधरी यासीन खां द्वारा। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया था। यानी जो बारिश के मौसम में जो फसल होती थी खरीफ की, उसका
लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया और 1937 ईस्वी में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। यानी मेवों की भू राजस्व व्यवस्था में टैक्स कम कर दिया गया, उनको छूट दी गई टैक्स में, और सामाजिक और धार्मिक समस्या का भी उनके समाधान कर दिया गया। अलवर किसान आंदोलन एवं नीमूचाणा हत्याकांड 1921 से 25। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रोदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते। उनको मारने पर रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1931 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। तो ध्यान रखिए आप, अलवर में किसानों ने आंदोलन कब शुरू किया? 1921 में। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाज़त दे दी और 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। फलस्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचणा गांव में एकत्रित हुए। तो ध्यान रखिए आप, नीमूचणा गांव में कितने किसान एकत्रित हुए, कब हुए थे? 14 मई 1925 को 800 किसान। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है। उसे डायरवाद का गहरा और व्यापक की संज्ञा दी है। तो यहाँ से आपके इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिए आपके, महात्मा गांधी ने कौन से कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया है? तो नीमूचणा हत्याकांड को, और उसे डायरवाद का गहरा व्यापक की संज्ञा भी दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा, और इस हत्याकांड के बाद किसानों के समक्ष किसको झुकना पड़ा? सरकार को, और आंदोलन समाप्त हो गया। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेगू किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें, लगभग 25 लागें और बेगार यानी बिना मजदूरी के कार्य करना पड़ता। ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी, यानी किसान ऊंची दरों पर लगान देते थे। बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। बूंदी के जो किसान थे वो बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। परिणामतः अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो बरड़ क्षेत्र जो है बूंदी के अंदर ही आता है। यहाँ पे किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम के हाथ में था। ध्यान रखिए आपके, बरड़ क्षेत्र में बूंदी प्रशासन के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया, उसका नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम ने नेतृत्व किया था। बूंदी राज्य के इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई और सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भिल और देवलाल गुर्जर शहीद हो गए। तो ध्यान रखिए आपकी, डाबी गांव में किसानों की एक सभा कब हुई थी? 2 अप्रैल 1923 को। और डाबी गांव में जो लाठी प्रहार किया गया, गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर नानक भिल और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। तो ध्यान रखिए आप, नानक भिल और देवलाल गुर्जर कौन से आंदोलन से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायत दे दी, यानी सरकार ने कुछ रियायत दे दी बूंदी के किसानों को। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायत से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, यानी रियायतें बूंदी के किसानों को कम दी गई थी, जिसकी वजह से वो संतुष्ट नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया और 1936 ईस्वी में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी की हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का विराट सम्मेलन हुआ। तो ध्यान रखिए आप, हिंडोली में हुंडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांव के गुर्जर मीणाओं के कितने प्रतिनिधियों का विराट सम्मेलन हुआ और कब हुआ? तो 500 प्रतिनिधियों का 5 अक्टूबर 1936 को, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चलता रहा और अंततः सरकार ने चराई करों को छूट दी। चराई कर यानी पशुओं को चराने की छूट दे दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग करना बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सिक्कर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्रीगणेश सिक्कर ठिकाने में हुआ।
1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी, यानी टैक्स डबल कर दिया। उसने किसानों को आश्वस्त किया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। तो राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया और इससे किसान खिन्न हो गए, यानी नाराज हो गए, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। तो ये प्रश्न आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सीकर किसान आंदोलन की गूंज कहाँ कहाँ तक हुई थी? केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे अपने ठिकाने को नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें और राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिससे छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर वृद्धि कर दी। तो यहाँ के राव राजा ने इजाफा कर दिया, यानी इजाफा के नाम से भूमि कर बढ़ा दिया। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा और अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिससे राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानदारों को भूमि लगा न देने के लिए समझाया और भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया, उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। तो ध्यान रखें आप, भरतपुर के जाट नेता कौन थे? देशराज। सीकर और शेखावाटी के किसानों को इन्होंने क्या किया? अपने संघर्ष के लिए प्रेरित किया, नई चेतना जगाई यानी उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया और सियोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। ध्यान रखें आप, सीकर के अंदर सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कितनी 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। ये बहुत सारे एग्जाम में किशोरी देवी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखें आप। तो सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। तो सीकर की हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी, जिसकी वजह से जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचलाने जैसे का अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखें आप। सीकर किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो धापी दादी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटरातल, ईश्वर सिंह बेरूपुरा और लेखराम कसवाली थे। इसी बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया और मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडाव, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए।
इसी प्रकार डुंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदार के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उसके समाधान के लिए सुझाव दिया गया। तो 1936 आते आते ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया। भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जिससे शेखावटी व सीकर क्षेत्र में शांति हुई। सीकर और शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। तो ध्यान रखें आप, सीकर और शेखावटी के किसान आंदोलन का अंत कब हुआ? मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, इनके नेतृत्व में हुआ। मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डिडवाना और सांबर परगनों और शेखावटी से लगे क्षेत्रों के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। ध्यान रखें आप, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? मई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों को जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियार से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों की गहरी चोट आई। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्केंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डिडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधाकिशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे लोक परिषद के कार्यकर्ता और नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। और ध्यान रखें आप, डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव में। तो डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। तो बीकानेर के अंदर सीकर क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण जाट किसानों का व्यापक प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था, यानी बिना पैसे के काम करवाता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई और उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दुधवाखारा गांव चूरू के पास स्थित आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। तो बीकानेर किसान आंदोलन में प्रमुख स्थान किसका है? दुधवाखारा गांव का, जो चूरू के पास स्थित था, एक खास यानी विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया था, यानी पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वहां महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराज ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जून 1945 ईस्वी में गिरफ्तार किया था।
हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे वहां 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंततः बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, उन्हें जेल से मुक्त किया गया। 4 जनवरी 1948 ईस्वी को जेल से मुक्त किया गया। यद्यपि दुधवा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और वे अब अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उस भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। तो ध्यान रखें आप कि गोगामेड़ी गांव में विशाल सम्मेलन कब हुआ? 3 सितंबर 1946 ईस्वी को किसानों का विशाल सम्मेलन हुआ, जहाँ पे जागीर प्रथा को बंद करने यानी उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिससे कृषकों ने विरोध किया। तो अक्टूबर 1946 में अकाल पड़ा, लेकिन उस समय भी कांगड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा टैक्स लेने का प्रयास किया, जिससे किसानों ने विरोध किया और कुछ किसान शिकायत करने के लिए कहाँ गए? महाराज के पास बीकानेर पहुंच गए। इससे जागीरदार नाराज हो गया, आग बबूला हो गया। क्यों? क्योंकि जागीरदार टैक्स ले रहा था और किसान सीधे कहाँ पहुंच गए थे? महाराजा के पास। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए, कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई और अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेट बेगार को न देने का बिगुल बचाया। तो ध्यान रखिए आप, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो कुंभाराम आर्य, जिन्होंने लाग बाग और बेगार देने से मना कर दिया था। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े। उन्होंने किसान यूनियन क्या पुस्तक लिखी। तो ध्यान रखिए आप, कुंभाराम आर्य ने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी थी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिए आप कि किसान यूनियन की वो पुस्तक किसने लिखी थी? कुंभाराम आर्य ने। नोट कर ले, IMP है। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, राजस्थान के अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।